देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पे फिगर दे रखा था, वो मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगा। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है। और जो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे इसकी कितनी है, 8 मीटर की है, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर इसको यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे यहाँ पे हमें फोर्स कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है यहाँ पे, 7 न्यूटन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 7 न्यूटन का लग रहा है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर पहुंच गया डिस्प्लेस होके, और इसकी जो यहाँ पे दूरी है डिस्प्लेसमेंट की, वो यहाँ पे कितनी है, 8 मीटर की है। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, इसकी जो दूरी यहाँ पे कितनी है, 8 मीटर की है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे कितना है, 8 मीटर है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, वर्क डन बताना है कि यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। और वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, वो होता है यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क डन इक्वल टू, फोर्स को F लिख देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे S से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल s लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोर्स कितना था। तो फोर्स हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 7 न्यूटन गिवन है। और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 8 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो है हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और ये S हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि दोनों चीज़ यहाँ पे है क्या। तो ये स्मॉल s हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में F है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, फोर्स है। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। तो वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, F यहाँ पे 7 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारा, 56 आएगा। और जो वर्क डन की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो यहाँ पे क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क डन हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 56 जूल हो गया। तो इस केस में यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, 56 जूल हुआ। हमें यही बताना था। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम यहाँ पे कब बोल सकते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि वर्क डन यहाँ पे जब ही होगा जब यहाँ पे फोर्स क्या करेगा, मोशन प्रोड्यूस करेगा। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस पे यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया हमने यहाँ पे, फोर्स लगा लिया। मान लो कि हमने यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खिसक के यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इसने यहाँ पे कुछ दूरी तय करी है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो मान लो कि इसने यहाँ पे 5 मीटर की दूरी तय करी, तो इसी को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में बता रखा है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 5 न्यूटन का क्या लगा, फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आ गया, मोशन आ गया, और इसने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया कितना, 5 मीटर का। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया है। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है जब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है और वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। इफ अ फोर्स F acts on an object and S is the displacement of the object in the direction of force। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में F होता है उसको हम यहाँ पे फोर्स से कंसिडर करते हैं, और जो स्मॉल लेटर में S होता है उसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से शो करते हैं। तो इसका हमें यहाँ पे क्या करना था, एक्सप्रेशन लिखना था। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन को यहाँ पे W से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला होता है, या इसका एक्सप्रेशन बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो जब भी यहाँ पे वर्क डन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स भी होगा और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। इस पे यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो ये यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 5 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना था। तो इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस, और एस हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे 1 जे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जे का मतलब होता है यहाँ पे जूल, और यहाँ पे 1 लिखा है तो हमें यहाँ पे 1 जूल ऑफ वर्क को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स own डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे कितना लगेगा, 1 न्यूटन का लगेगा। और ये यहाँ पे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस कितना करेगा, 1 मीटर करेगा। तो 1 मीटर डिस्प्लेस होने के बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन लगेगा और ये डिस्प्लेस यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पे वर्क डन हुआ है वो यहाँ पे कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। जो यहाँ पे वर्क डन हुआ है वो यहाँ पे कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, when a force of 1 newton moves an object through a distance of 1 meter in its own direction। तो जहाँ पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 1 जूल होगा। क्योंकि जो यहाँ पे वर्क डन की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो यहाँ पे क्या होती है, जूल होती है। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 1 जूल होगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पेयर ऑफ बुलक्स exerts अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लव। द फील्ड बीइंग प्लव्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे 2 बैल हैं और यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों बैल यहाँ पे खेत जोतने में, वो यहाँ पे कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 15 मीटर लंबा खेत जोत दिया है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, वर्क डन बताना है कि खेत जोतने में यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यूज दे रखी है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे फोर्स बता रखा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे कितना लग रहा है, 140 न्यूटन का लग रहा है। और जो यहाँ पे लेंथ है, मतलब जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पे क्या होगी, हमारी 15 मीटर होगी। और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो वो यहाँ पे कितना है, 15 मीटर है। और हमें यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो एफ इंटू एस हो जाएगा। और फोर्स हमारे यहाँ पे कितना था, 140 न्यूटन का। और जो हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे क्या था, 15 था। तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी गया, 4 1 जा 4 6, और यहाँ पे हमारा 15 ही आ जाएगा। 0 6 5 11 और यहाँ पे आ गया 2। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 210 आ गया। और यहाँ पे एक जीरो हमने नहीं लिया था तो इसको भी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2100। तो 2100 हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा। क्योंकि जो वर्क डन की यहाँ पे एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ पे जो बैलों को यहाँ पे खेत जोतने में जितना वर्क डन लगेगा वो यहाँ पे कितना लगेगा, हमारा 2100 जूल लगेगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि यहाँ पे एक बॉल है, इसमें यहाँ पे क्या लगा, फोर्स लगा। अब ये जो बॉल है किस में आएगी, मोशन में आ जाएगी।
क्या आ जाएगी, यहाँ पे गति पकड़ लेगी और मोशन में आ जाएगी। तो जब ये यहाँ पे मोशन में आ गई तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया इसमें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया। और काइनेटिक एनर्जी इसमें जब तक रहेगी जब तक ये रेस्ट में नहीं आ जाती। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में नहीं आ जाता, तो रेस्ट में आने से पहले जितना ये काम कर चुका होगा, जितना यहाँ पे वर्क कर चुका होगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो होप आपको यहाँ पे इसका मतलब पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है किसका, किसी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। तो देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक तरह से हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, हाफ 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, जिसमें जो हमारा m होता है, स्मॉल m, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और जो हमारे यहाँ पे v होता है वो यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होती है यहाँ पे, ये वेलोसिटी होती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है और उसका मास हमने यहाँ पे m दे रखा है, और जो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और जो वहाँ पे वर्क हो रहा है वो यहाँ पे कितना हो रहा है, 25 जूल हो रहा है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे डबल हो जाएगी। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 3 गुना हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले यहाँ पे जब वेलोसिटी डबल होगी और दूसरी जब यहाँ पे वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे मैं के ई में लिख लेता हूँ, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम जो होता है वो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मास होता है, और वी यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की। तो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 25 जूल दे रखी है। जबकि मैंने इसको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो वर्क होता है वो यहाँ पे होता है 25 जूल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे 25 जूल क्यों लिया है, क्योंकि जो एसआई यूनिट होती है जूल, वो यहाँ पे वर्क डन की होती है। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में भी इसको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 25 इक्वल टू 1/2। और मास तो हमें यहाँ पे गिवन है नहीं, तो इसको एम ही लेके चलेंगे। और जो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन थी वो यहाँ पे कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू यहाँ पे 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा क्योंकि ये आमने सामने है और सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, तो हम इसको सामने से काट सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पे मास है वो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2 किलोग्राम आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मास की यूनिट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे किलोग्राम ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके फर्स्ट पार्ट की, जहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही थी, डबल हो रही थी। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वेलोसिटी बिकम्स डबल, वेलोसिटी बिकम्स डबल। जब यहाँ पे वेलोसिटी डबल होगी तो इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। जब यहाँ पे वेलोसिटी डबल हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पहले कितनी दे रखी थी, हमें 5 दे रखी थी। इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसकी जो न्यू वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10
मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सेम वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, हाफ mv² होता है। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/2 और मास हमारा यहाँ पे कितना निकला था 2 किलोग्राम। और जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वो यहाँ पे अब कितनी हो गई 10 हो गई। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। इसको यहाँ पे करते हैं फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और 10 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी की जो यहाँ पे यूनिट आएगी वो यहाँ पे किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वर्क डन के बराबर ही होता है। तो इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, जूल ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो यहाँ पे 100 जूल हो जाएगी। अभी देख लेते हैं इसी का सेकंड। तो यहाँ पे देखते हैं अगर इसकी वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलोसिटी बिकम 3 टाइम्स, वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स, वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी 5, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यू वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। इसको हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे क्या होता है हाफ mv² होता है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू। मास हमारा यहाँ पे कितना निकला था 2 किलोग्राम और वेलोसिटी यहाँ पे हम नई वाली कितनी हो गई 15 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा और 15 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 225 होता है। चाहे तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, 2 कैरी गया, 5 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। तो 5 7 5 12 और यहाँ पे 1 कैरी गया 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 225 जूल आ जाएगा। जूल इसलिए आएगा क्योंकि जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे वर्क डन के बराबर ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे जूल ले सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब वेलोसिटी यहाँ पे 3 गुना बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 225 जूल हो जाएगी। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज पावर। तो हमें यहाँ पे पावर के बारे में बताना है कि पावर होता क्या है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो ये होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसकी ज़्यादा होगी उसका यहाँ पे क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दो लोग को कंपेयर करूं कि एक यहाँ पे ओल्ड पर्सन है और एक यहाँ पे यंग पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन यहाँ पे एक काम करता है और वो उस काम को करने में यहाँ पे 10 मिनट लगाता है, और एक यंग पर्सन है उसी काम को करने में यहाँ पे क्या करता है 5 मिनट लगाता है। तो इसमें किसकी पावर ज़्यादा होगी, इसमें यहाँ पे यंग पर्सन की पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो पावर इज डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, पावर इज डिफाइंड, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कि किसी काम को करने के लिए वो यहाँ पे कितना टाइम लगा रहा है उसी को हम यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं। तो वर्क डन अपॉन यहाँ पे क्या होगा हमारा टाइम टेकन होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पावर को P लिख सकते हैं, वर्क डन को W लिख सकते हैं और टाइम टेकन को स्मॉल t से कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे P पावर होगी, W वर्क डन होगा और T हमारा यहाँ पे क्या होगा, टाइम टेकन होगा। और इसकी यहाँ पे एक और डेफिनेशन होती है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन होती है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पावर इज आल्सो डिफाइंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड, power is also defined as the rate, as the rate at which energy is consumed। जितनी वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे पावर को डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम। होप आपको यहाँ पे दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। तो हमें यहाँ पे 1 वॉट ऑफ पावर को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होगी वो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 वॉट इज द पावर, 1 वॉट इज द पावर
1 watt is the power of an appliance। अप्लायंस जैसे कि यहाँ पे हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, टीवी हो गया या आयरन हो गया जिसे हम प्रेस करते हैं, ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? अप्लायंस की कैटेगरी में आते हैं। तो 1 watt is the power of an appliance which which does work which does work which does work at the rate of 1 joule per second, at the rate of 1 joule per second। तो यहाँ पे इसकी सिंपल डेफिनेशन बन चुकी है। 1 watt is the power of an appliance which does work at the rate of 1 joule per second। जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होता है, 1 watt इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है हमारा? 1 जूल पर सेकंड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी कंज्यूम हो रही है या रिलीज हो रही है 1 जूल पर सेकंड पे, तो उसको हम यहाँ पे 1 वॉट बोल सकते हैं या 1 वॉट ऑफ पावर बोल सकते हैं। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो यहाँ पे एक लैम्प है जो कि यहाँ पे 1000 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 10 सेकंड में। तो हमें यहाँ पे बताने कि उसका जो पावर होगा वो यहाँ पे क्या होगा। तो हमें इसके लिए पावर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे होता है एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, कि वो यहाँ पे कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में। तो वो इसका यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला होगा पावर का। तो एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो है हमारा यहाँ पे 1000 जूल है। कितना यहाँ पे 1000 जूल है। और टाइम यहाँ पे कितना ले रहा है, 10 सेकंड का ले रहा है। तो इसको यहाँ पे 1 जीरो काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 100 जूल पर सेकंड। और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे जूल पर सेकंड आया तो उसका मतलब ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वॉट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वॉट की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 वॉट। कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, 100 वॉट यूज होगा पावर। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। डिफाइन एवरेज पावर, कि यहाँ पे एवरेज पावर होती क्या है एक्चुअली में। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में, द टर्म एवरेज पावर इज यूज्ड when an appliance does work or consumes energy at different rates during different intervals of time। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो प्रेस होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। जब वो वहाँ पे स्टार्ट होता है तो इसका मतलब जो पावर है वो यहाँ पे ज़्यादा लेगा, और जब वो यहाँ पे बंद होगा तो वो यहाँ पे पावर कम लेने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम उसका जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसकी एवरेज पावर निकाल सकते हैं। तो वही हमारे यहाँ पे क्या होती है, एवरेज पावर होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले से दिखाना चाहूँ तो होगा क्या यहाँ पे, वो मैं लिख लेता हूँ। एवरेज पावर यहाँ पे होता क्या है, नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम किसी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज पावर यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जो यहाँ पे पूरा टाइम लेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे किसी भी चीज का एवरेज पावर निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले में यहाँ पे टोटल वर्क डन भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आयरन का, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हम यहाँ पे इसको टोटल एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हैं या टोटल वर्क डन भी रहने दे सकते हैं। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा एवरेज पावर का। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ।